बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम के बारे में। तो मेमोरेंडम जो है ये एक लैटिन वर्ड है, तो जिसका मतलब टू बी रिमेम्बर्ड, यानी कि मेमोरेंडम का मतलब है याददाश्त। तो अगर ये एक लैटिन वर्ड है जिसको हम अगर इंग्लिश में समझे तो क्या आता है, टू बी रिमेम्बर्ड। तो मेमोरेंडम को बाज़ को मेमो भी कहा जाता है। तो इसको मेमो कह रहे हैं, मेमोरेंडम कह रहे हैं, एक ही चीज़ है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि यानी कि मेमोरेंडम होता है कि मेमोरेंडम मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ जो लोग, दो या दो से ज़्यादा लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करनी होती है तो मेमोरेंडम लिखा जाता है। मेमोरेंडम एक जो है सादा कागज़ पर ये लिखा जाने वाला कोई भी, यानी कि जैसे कि हम ईमेल करते हैं, अब ईमेल हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, लेकिन इसका जो अगर इसका पैटर्न फॉर्मेट वगैरह देखा है तो सारा ईमेल की तरह, लेकिन ये ईमेल नहीं होती। ये हमारे पास जैसे कि एक ईमेल की तरह होता है, लेकिन ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो लोग होते हैं, यानी कि इंटर डिपार्टमेंट इंटर कम्युनिकेशन के लिए यूज, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ये लेटर की तरह नहीं है, लेटर के ऑपोजिट है। जैसे कि लेटर लेटर लिखा जाता है कि और लेटर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखा जाता है, इस तरह ये ऐसा नहीं होता इसमें, ये बल्कि उसके ऑपोजिट है। मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो डॉक्यूमेंट लिखा जाता है वो मेमोरेंडम होता है। तो सिंपल वर्डिंग में बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास लेटर होता है, बिजनेस लेटर और मेमोरेंडम बिजनेस, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जो लेटर होता है वो एक्सटर्नल, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से कोई भी लोग वगैरह जो लिख रहे होते हैं, लेकिन मेमोरेंडम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिखने वाला रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है जो लोग दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो लिखते हैं। ये कोई भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी किसी को लिख सकता है। तो अब हमारे पास इसमें क्या होता है, सिंपल वर्डिंग में आपको मेमोरेंडम बता चुका हूँ। जैसे कि हमारे पास लेटर में सैल्यूटेशन होता था, कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता था, और इनसाइड जैसे इंक्वायरी लेटर और ऑर्डर लेटर वगैरह में बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ। सैल्यूटेशन क्या था, यानी कि डियर सर वगैरह आप लिखते थे, तो इसमें डियर सर वगैरह कुछ नहीं लिखते थे, यानी कि इसमें एक तो सैल्यूटेशन नहीं लिखते, दूसरा कम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं आता, तीसरा इनसाइड ड्रेस नहीं आता, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, इसलिए ये चीज़ें इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो सैल्यूटेशन माय डियर या सॉरी सर लिखते हैं या डियर सर वगैरह लिखते हैं, ये सैल्यूटेशन इसमें नहीं आएगा। दूसरी चीज़ कम्प्लीमेंट्री क्लोज, मतलब कि कम्प्लीमेंट्री योर ट्रूली वगैरह आप लिखते थे तो वो उसमें नहीं आएगा। और इनसाइड ड्रेस मतलब कि जो एक तो आपका ड्रेस होता है, एक दूसरा रिसीवर का ऑर्गेनाइजेशन का ड्रेस होता है, तो इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन का ड्रेस भी नहीं लिखते, इनसाइड ड्रेस इसमें नहीं आएगा। तो ये सिंपल तीन चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती, सैल्यूटेशन, कम्प्लीमेंट्री क्लोज और इनसाइड ड्रेस। बाकी उसी तरह जो है थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है लेटर से, लेकिन इन दोनों ऑपोजिट, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। मैं फिर इसको सिंपल वर्डिंग में बता रहा हूँ। मेमोरेंडम जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें इसको यूज़ किया जाता है, और ये ऑपोजिट होता है लेटर के। लेटर में जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो यूज़ की जाती है। तो अब मेमोरेंडम जो है वो लिखा कैसे जाता है, इसको लिखते हैं तो सबसे पहले लिखने के लिए आपको जो है वो टू लिखना होगा। तो लिखने से पहले मैं आपको बता दूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, जो मेमो है वो कब लिखी जाती है, यानी कि व्हेन टू राइट अ बिजनेस मेमो, यानी कि बिजनेस मेमो को कब लिखा जाता है। तो इसके हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स रहते हैं, मुख्तलिफ मौका पर जो है बिजनेस मेमो को लिखा जाता है। जैसे कि अगर आपने क्या करना होता है कि कोई भी मीटिंग करनी है या उसका अनाउंसमेंट करनी है, तब हम आप जो है ये हमारे पास बिजनेस मेमो लिखते हैं। इसके अलावा जो आपने इंस्ट्रक्शन वगैरह देनी हो तो तब भी मेमो लिखी जाती है। यहाँ पे प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के अपने स्टेटस रिपोर्ट देनी हो तब भी लिखी जाती है। इसके अलावा फीडबैक या कोई रिकमेंडेशन वगैरह देनी हो तब भी हमारे पास ये लिखी जाती है। इसके अलावा कोई आपने मीटिंग किया और उसको समराइज, उसके एक्शन वगैरह को समराइज करने के लिए यहाँ फिर आप पॉलिसीज या फिर हमारे पास प्रोसीजर वगैरह जो होते हैं उनको क्लैरिफाई या फिर चेंज करने के लिए जो है वो लिखी जाती है। इसके अलावा अगर आप एक मीटिंग के लिए हैंडआउट्स या मिनट्स वगैरह जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करने थे तो उसके लिए लिखी जाती है। इसके अलावा अगर आप जो हमारे पास यानी कि मेमो, अगर आपको प्रॉब्लम जो आई थी तो वो प्रॉब्लम अगर आपकी सॉल्व वगैरह हो चुकी है, यानी कि साहब आप उस पर वर्क कर रहे हैं, तो
अगर सॉल्व हो चुके तो उसके बाद आप नोटिफाई करते हैं दूसरों को। इसके अलावा अगर आपने कोई शॉर्ट यानी कि कोई ना कोई इवेंट्स वगैरह जो है वो करना था तो उस पर शॉर्ट रिपोर्ट जो आप लिखने के लिए प्रोवाइड करने के लिए भी आप मेमो वगैरह का यूज़ करते हैं। तो यानी कि इसको सिंपल अगर इंग्लिश में अगर वर्ड्स को आप लिखना है तो कैसे लिखें, व्हेन टू राइट अ बिजनेस मेमो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको सिंपल इस तरह, फर्स्ट पॉइंट है टू अनाउंस और कंफर्म अ मीटिंग, सेकंड पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं टू प्रोवाइड अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन अ प्रोजेक्ट, और फीडबैक और रिकमेंडेशन, समराइज एक्शन आफ्टर मीटिंग, clarify or change a policy or procedure। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट mint or handouts for a meeting। नेक्स्ट पॉइंट notify others of a problem that was resolved। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट जो पॉइंट हमारे पास आ जाता है वो है प्रोवाइड अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट्स। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ इन पॉइंट्स को वन बाय वन। तो इसको सबसे पहले क्वेश्चन व्हेन टू राइट अ बिजनेस मेमो, तो फर्स्ट पॉइंट यानी कि टू अनाउंस और कंफर्म अ मीटिंग। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू प्रोवाइड अ शॉर्ट यानी कि टू प्रोवाइड अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन अ प्रोजेक्ट। फोर्थ पॉइंट फीडबैक और रिकमेंडेशन। फिफ्थ हमारे पास यानी कि समराइज एक्शन आफ्टर मीटिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लैरिफाई और चेंज ऑफ पॉलिसी और प्रोसीजर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट मीट्स और हैंडआउट्स फॉर अ मीटिंग। सेकंड लास्ट हमारे पास है नोटिफाई अदर्स ऑफ अ प्रॉब्लम दैट वाज रिजॉल्व्ड। एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है प्रोवाइड अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट्स। तो ये हमारे पास इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन में भी ये आप पॉइंट्स लिखते हैं, अगर आप पूछा था व्हाट इज मेमोरेंडम तो ये वो उसके बारे में बताने के बाद आप ये वाला पॉइंट भी लिख दें तो आपको गलत नहीं। अगर आपसे ये लहदा क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको ये पॉइंट्स वगैरह इनमें से कुछ पॉइंट्स आप बताएं तो आपका वो भी आंसर ठीक होगा। तो नंबरों के हिसाब से आप इनके पॉइंट। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मेमो थी हमारे पास टोटल 5 टाइप्स ऑफ मेमो है। तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ मेमो वो हमारे पास होती है रिक्वेस्ट मेमो। तो सेकंड टाइप है इसकी कंफर्मेशन मेमो। थर्ड टाइप होती है पीरियोडिक रिपोर्ट मेमो। फोर्थ है हमारे पास आइडियाज एंड सजेशन मेमो। और फिफ्थ हमारे पास आती है इनफॉर्मल एंड स्टडी रिजल्ट्स मेमो। तो ये हमारे पास मेमो की कुछ टाइप्स जो मैं अभी आपको बताएंगे तो मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ मेमोज हमारे पास टोटल 5 टाइप्स ऑफ मेमोज आती हैं। तो सबसे पहली टाइप्स है रिक्वेस्ट मेमो, सेकंड टाइप्स है कंफर्मेशन मेमो, थर्ड पीरियोडिक रिपोर्ट मेमो, चौथी आइडियाज एंड सजेशन मेमो, इनफॉर्मल एंड स्टडी रिजल्ट्स मेमो। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं। अगर आप इनको डिटेल के साथ भी करना चाहते तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो मजीद वैसे भी नाम से कुछ इनका पता चल रहा है, बाकी अगर मजीद डिटेल के साथ आप जाना तो कमेंट्स कर सकते हैं। तो मेमोरेंडम का पर्पस क्या है यानी कि मेमोरेंडम लिखने का मकसद क्या है। तो इसके लिखने के 2 मकसद होते हैं। एक तो ये क्या करता है दे ब्रिंग अटेंशन टू प्रॉब्लम्स एंड दे सोल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि ये हमें जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसमें अटेंशन देने में हमारी हेल्प करता है। दूसरा क्या है ये प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमारी मदद करता है। तो पहला पर्पस ये है कि ये हमारी जो कोई भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे सोल्व करना ये हमें बताता है। और दूसरा पर्पस ये है कि ये डिसीजन मेकिंग हमें डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप एज एग्जांपल ले लेंगे कोई भी यानी कि पॉलिसी चेंज हुई है या फिर हमारे कोई प्राइस वगैरह जो है वो इंक्रीज हुई है या इसके अलावा कोई और पॉलिसी चेंज हुई है, कोई प्राइस वगैरह चेंज हुई है या कोई और न्यू एक्शन या कोई लॉ जो है वो चेंज हुआ तो कुछ भी हुआ है तो आप इसको कैसे हैंडल करना है, क्या इसमें चेंजिंग वगैरह लानी है, बेसिकली ये मेमोरेंडम का मकसद है। तो सिंपल ये है कि कहीं जो भी प्रॉब्लम वगैरह प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और जो हमारे डिसीजन मेकिंग में हमारे पास हेल्प करता है। तो इसके 2 पर्पज है, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कुछ अक्सर पूछा था कि इसका जो पर्पज क्या, तो पर्पज पहला पर्पज यानी कि डिसीजन मेकिंग के लिए और दूसरा पर्पज आप जो है प्रॉब्लम जो आ रही है उसको प्रॉब्लम सॉल्व के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले टू लिखेंगे, टू लिखने के बाद उसके आगे आपने जो है सेमीकोलन डालने हैं। तो जस्ट यहाँ आप जो है वो सेमीकोलन का यूज करें। सेमीकोलन डालने के बाद ये कोलन डालने के बाद आपने जस्ट क्या लिखना है फ्रॉम, तो फ्रॉम लिख देंगे और फ्रॉम के आगे उसी तरह आपने कोलन डाल देंगे। फ्रॉम लिखे और उसके बाद RE लिख लें या सब्जेक्ट लिख लें,
सब्जेक्ट। जस्ट आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद उसी तरह जो है वो कोलन डाल देने हैं। तो कोलन डालने और उसके बाद आपने लिखना है डेट। तो डेट लिखेंगे, डेट के आगे भी कोलन, इन सब के आगे ये बहुत ध्यान से लिखना। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मेट है जो हम जो है वो यूज़ करते हैं तो इसके लिए। तो आप इसको मजीद जैसे कि ईमेल है, ईमेल में टू फ्रॉम सब्जेक्ट और डेट वगैरह होती है, इसी तरह ये ईमेल की तरह इसमें आप सीसी और जो जैसे कार्बन कॉपी या बीसीसी भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सब्जेक्ट की जगह आर ई भी लिख सकते हैं। तो ये आप फाइल नेम भी यहाँ जो नीचे फाइल नेम भी लिख सकते हैं, सीसी भी लिख सकते हैं, बीसीसी भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो मेजर पॉइंट्स अगर आप पेपर पॉइंट से वगैरह से लिखना चाहें तो सिंपल अगर ये 4 वर्ड्स आप लिख देंगे, टू फ्रॉम सब्जेक्ट और डेट, तो आप ये जो बेसिक इसकी चीज़ें हैं वो बिल्ट हो जाएंगी। और यही इसका जो मेन अगर समझा जाए फॉर्मेट तो यही है। अब टू कौन होता है, टू वो होता है यानी कि जिसको जो रिसीव कर रहा होता है, और फ्राम जो लिखने वाला जो लिख रहा था कोई भी चीज जो मेमोरेंडम वो फ्राम होता है, और जो उसको जिसको हम सेंड कर रहे होते हैं वो टू होता है। तो ये इसको फ्राम को कह लें कि राइटर, और जो टू है वो रीडर है यानी कि जो आगे रिसीव करने वाला है। सब्जेक्ट जिसके बारे में आप लिख रहे हैं और जो डेट है वो लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले टू में जो रिसीव करना है उसका नाम और उसका प्रोफेशन लिखा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ जो अहमद लिख रहा हूँ, तो आप कोई भी लिख सकते हैं जो भी आपका नाम है अहमद, और उसके बाद अहमद क्या है वो आपने लिख देना है। जैसे कि अहमद जो डेस्टिनेशन वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन में उसका यानी कि वो क्या काम करता है, वो जो वर्कर है या फिर ऑर्गेनाइजर है या मैनेजर है, कोई भी जो उसके वो लिख दें। तो मैं इसको पर्सोनल लिख रहा हूँ। तो इस तरह ये हमारे पास इसको आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना। उसके बाद फ्राम मैं अली लिख रहा हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप इसका जो डेस्टिनेशन वगैरह ये क्या करता है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, टू और फ्रॉम ये आपने लिख लेना। उसके बाद डेट और सब्जेक्ट में इसको मैंने चेंज इसलिए किया कि चूंकि आप जो इंक्वायरी लेटर ऑर्डर लेटर वगैरह आपने देखा था उसमें सब्जेक्ट नीचे होता। बाकी आप डेट या सब्जेक्ट आगे पीछे जैसे मर्जी लिख लें, इसमें कोई भी गलती नहीं, लेकिन टू और फ्रॉम इसी तरह आपको लिखना होगा। तो मैंने इसलिए ये थोड़ा जो ईजी वर्डिंग में आप याद भी रख सके तो इसका ये मेथड आप फॉलो करें, और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये भी अच्छा मेथड है। तो सबसे पहले टू लिखें, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद आप जो आपकी डेट वगैरह वो आपने वो लिखनी होगी। तो जस्ट आपने डेट लिख दी, और डेट लिखने के बाद आप सब्जेक्ट, डेट आप कोई भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट भी आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में वो तो आप ठीक लिख रहे हैं, लेकिन ये पेपर पॉइंट है उससे जो आप बता रहा हूँ, तो ये आपको टू फ्रॉम डेट और सब्जेक्ट लिख रहा है। जो आप सब्जेक्ट भी कोई भी लिख सकते हैं, जैसे मेमोरेंडम जिसके मतलब लिखा जा रहा है वो आपने सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद जस्ट आप अपना जो है जो यहाँ से वो स्टार्ट करें, और इसका कोई भी एंड यहाँ जहाँ मर्जी इसको एंड कर दें। बाकी जो ट्रूली वगैरह आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आप लिखते जाएं इसको, और पैराग्राफ बनाते जितने मर्जी आप पैराग्राफ बना लें और इसको राइट करते जाएं, और वहां जाकर स्टॉप हो जाए। बस यहाँ हमारा जो है मेमोरेंडम वो कंप्लीट हो जाता है। यह था कि मेमोरेंडम कितनी लेंथ का जो हो सकता है, तो मेमोरेंडम की कोई लेंथ नहीं है, और क्योंकि ये आपका सिर्फ क्लियर होना चाहिए, कंसाइज वे में होना चाहिए, और कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जो आप बताना चाह रहे हैं वो सिंपल आपको वो अपनी वर्डिंग में बता दीजिए। बाकी ये हमारे पास अगर आप 2 पेज का मेमोरेंडम लिख रहे हैं तो उसमें आपको बाद में समरी भी लिखनी होती है। समरी मतलब है उस सारे दो जो पेज आपने लिखे होंगे पेपर उसको लिख देना। अगर 1 पेज लिख रहे हैं तो वहाँ आपको समरी वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास इसका जो चीज़ को चीज याद रखने वाली होगी वो मेमोरेंडम और नोटिफिकेशन में डिफरेंस है। नोटिफिकेशन वगैरह छुट्टी वगैरह होती है तो वहाँ दिया जाता है, जबकि मेमोरेंडम जैसे कि आपको नाम से पता रहा है, मेमोरेंडम मतलब कि ये आपसे पूछा जाएगा कि मेमोरेंडम परमानेंटली जो है वो रिकॉर्ड होता है या फिर टेम्परेरी रिकॉर्ड होता है। तो आप बता सकते हैं ये परमानेंटली रिकॉर्ड होता है, मतलब कि मेमोरेंडम मेमोरी है आपका जो परमानेंटली रिकॉर्ड होता है ये उसमें शामिल होता है। इस तरह आप ये लिख सकते हैं। बाकी ये मैं इधर आप मेमो भी लिख रहे हैं, लेकिन मेमो लिख रहे हैं, मेमोरेंडम लिख रहे हैं, ये आपको लाजमी लिखना होगा, और ये मिडल में लिखना होगा जैसे, और ये कैपिटल में लिखना है जैसे अभी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आपने इसी तरह लिखना है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि पार्ट्स ऑफ मेमो। तो मेमो के कौन कौन से पार्ट है, ये भी क्वेश्चन अक्सर जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो पार्ट्स होता है इसमें आता है हेडिंग सेगमेंट। तो जस्ट आपने क्या लिखना है, हेडिंग सेगमेंट का आपने जो है वो यूज करना है। तो आप हेडिंग और उसके
उसके बाद सेगमेंट लिखे। तो ये हमारे पास अभी मैं आपको बता दें तो सारे लिखे कि कौन कौन से होते हैं, यानी कि 7 सेगमेंट्स आते हैं, 7 पार्ट्स आते हैं किसके, मेमोरेंडम को लिखने के। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो आपको पेपर में लिखना होगा अगर टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट और उसके बाद नीचे से आप स्टार्ट कर दें जो भी लिखना है तो आपका जो है मेमोरेंडम कंप्लीट होगा। क्योंकि ये एज अ ऑर्गेनाइजेशन में अगर जरूरत पड़े तो लिखते हैं, ना जरूरत पड़े तो नहीं लिखते, तो आप यही एज्यूम करें आपको जरूरत ही नहीं है इनकी। तो सबसे ये हमारे पास 7 सेगमेंट, सबसे पहले हेडिंग सेगमेंट, अब उसके बाद ओपनिंग सेगमेंट, कंटेक्स्ट में आ जाता है ओपनिंग सेगमेंट में, टास्क सेगमेंट, समरी सेगमेंट, डिस्कशन सेगमेंट, क्लोजिंग सेगमेंट और नेसेसरी अटैचमेंट। अब वन बाय वन इनको देखते हैं। तो हेडिंग सेगमेंट, हेडिंग सेगमेंट में क्या आता है, ये जो आपने अभी लिखा है ये 2 से लेकर सब्जेक्ट तक जो ये आप लिख रहे हैं ये आपका जो क्या है हेडिंग सेगमेंट है। तो इसको कहते हैं हेडिंग सेगमेंट इतने को। तो अगर आपसे पूछा कि हेडिंग सेगमेंट पे क्या चीज आती है तो आप 2 फ्रॉम डेट और सब्जेक्ट, और ये हेडिंग सेगमेंट में आपको लाजमी तौर पर लिखना होता है। आप जिस तरह का मर्जी मेमो लिख रहे हैं ये आपको लाजमी लिखना होगा। तो ये हमारे पास पहला सेगमेंट क्या है, पहला पार्ट क्या है, हेडिंग सेगमेंट। तो उसके बाद हमारे पास आता है ओपनिंग सेगमेंट। तो उसके बाद ओपनिंग सेगमेंट, ओपनिंग सेगमेंट में आप जनरल ये क्या लिखते हैं, यानी कि जो आपका पर्पस होता है, यानी कि जो मेमो लिखने का मकसद क्या था वो लिख रहा था ओपनिंग सेगमेंट में। तो ओपनिंग सेगमेंट जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको डायरेक्ट आप जो उस प्रॉब्लम्स को बताते हैं, यानी कि आपका लिखने का मकसद क्या होता है वो ओपनिंग सेगमेंट में आप जनरल लिखते हैं। ये शार्ट होता है और ब्रीफ सा लिखते हैं, इंट्रोडक्शन में आता है तो आप इसका ओपनिंग सेगमेंट लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मतलब कि जो आपको प्रॉब्लम्स आई है, जो आपका जो मकसद था मेमोरेंडम लिखने का, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो लिखा है। यानी कि कंटेक्स्ट जो है इवेंट हो सकता है या फिर सर्कमस्टेंसेस या बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग है, यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम आई उसकी बैकग्राउंड वगैरह क्या होता है वो चीज़ बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टेड कॉमा में जैसे आप लिख सकते हैं थ्रू मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। तो या आपको उस जो प्रॉब्लम आप यानी कि ओपनिंग सेगमेंट में आपका जो पर्पस होता है वो लिखा जाता है एक ब्रीफ वे में, यानी कि मेन मकसद आपको मेमोरेंडम के लिखने का क्या होता है वो पॉइंट्स में लिखा है, और वो प्रॉब्लम्स की बैकग्राउंड किस वजह से है, क्या मार्केट में रिसर्च की, क्या देखा, वो सारी चीज़ें कंटेक्स्ट वगैरह में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टास्क सेगमेंट में आता है कि जो आपने जो चीज़ पर जो आपका पर्पस होता है, जो मकसद आपने बयान किया हुआ होगा उसको क्या क्या कौन कौन टास्क जो आपकी प्रॉब्लम्स आई थी जो आपने बताया तो उसको सॉल्व किया जाएगा। तो टास्क में बेसिकली आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से वर्क करेंगे, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करेंगे ये देखा है। तो एक सिंपल याद रखिए कि आपने जो मेमोरेंडम होता है उसके ओपनिंग सेगमेंट, कंटेक्स्ट सेगमेंट, इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट लिखनी होती है, कोई इरेलीवेंट जो आपको मेजर आपकी जो चीज़ है वही लिखें, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं होती। तो जो कंटेक्स्ट वगैरह लिखा है, जो उसमें आपको प्रॉब्लम वगैरह जो लिखी हुई है, टास्क सेगमेंट वही चीज़ वर्क, यानी कि टास्क उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा टास्क जो परफॉर्म किए जाए वो चीज़ लिखी जाती है। उसके बाद जो हमारे पास समरी, ये समरी सेगमेंट आपको ऑलरेडी मैं बता जाने कि अगर आप एक पेज से ज़्यादा जो है मेमोरेंडम लिख रहे हैं तो उसके बाद जो आप उसकी जो है समरी अगर एक पेज से कम है तो आपको कोई भी उसकी समरी सेगमेंट जो है वो बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, समरी उसकी देने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डिस्कशन सेगमेंट, तो बाकी आपको नाम से पता चल रहा है क्या क्या मकसद है। डिस्कशन सेगमेंट मतलब सारा तफसील के साथ जो भी आप बताना जो आपने बयान करना था आप इसमें बताते हैं। डिस्कशन सेगमेंट मतलब कि ये हमारे मेमो का सबसे लॉन्गेस्ट जो है आप कहने के हिस्सा होता है डिस्कशन से आपको नाम से पता चला डिस्कशन सेगमेंट आप बहुत डिटेल के साथ सब कुछ। उसके बाद क्लोजिंग सेगमेंट मतलब कि आप वहाँ जो है वो क्लोज करते हैं, यानी कि जैसे कि आप लेटर वगैरह में क्लोजिंग सेगमेंट जो है वो बनाता था, इसमें भी वही आता है, लेकिन इसमें सिर्फ वो आपको वो जैसे कि मैं आपको क्लोजिंग जैसे कि सैल्यूटेशन वगैरह इसमें नहीं होता, वो ऑलरेडी चीज़ें 3 चीज़ें बता चुका हूँ, इसमें इंक्लूड नहीं होगी। बाकी मतलब कि क्लोजिंग सेगमेंट में जो आप अच्छी तरह से उसको क्लोज करें ये लिखना ही होता है, बाकी और कुछ चीज़ इसमें नहीं आती, यानी कि कर्टिशियस एंडिंग आपको। उसके बाद नेसेसरी टाइम में अगर कोई भी आपने चीज़ अटैच की तो वो भी साथ लिखते करने की, तो वो आपको कोई ज़रूरत नहीं होती यहाँ लिखने की। तो आप इसको शॉर्ट वे में मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल ये है कि जब भी आपसे मेमोरेंडम अगर आप पेपर वगैरह पूछा है तो सबसे पहले आपने सिंपल अगर वर्डिंग में बताया जाएगा तो आपने क्या लिखना है, टू फ्रॉम डेट और सब्जेक्ट, और उसके बाद अपना स्टार्ट करें। उसके बाद एक पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद दूसरा अगर बहुत बड़ा लिख रहे हैं तो उसमें आप हेडिंग दे दें, यानी कि जैसे कोई भी आप हेडिंग दे सकते हैं, आप पे डिपेंड कर किस तरह की आप हेडिंग देना चाह रहे हैं। तो
ये नहीं, आपको ये वाली हेडिंग कोई भी पेपर में देने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए। अगर पार्ट्स ऑफ मेमो बेसिकली इन पे कंसिस्ट करता है, यानी कि ये इसके पार्ट्स होते हैं। बाकी जब हम मेमोरेंडम लिख रहे हो तब ये वाले नाम वगैरह नहीं लिखने होते। तो अगर आपसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछ जाता है तो आप इसके पार्ट्स ऑफ मेमोरेंडम ये बता सकते हैं, ये वाले सारे। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये वाली चीज़ें तो आप लोगों को लिखनी होगी। उसके बाद वो आपने मुख्तलिफ पैराग्राफ बनाते हैं, और उसके बाद अगर बहुत बड़ा ज़्यादा मेमोरेंडम है तो उसको हेडिंग दे दें। जैसे कि इंटरनेट, एक हेडिंग है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, कुछ उसके इंट्रोडक्शन वगैरह लिख लें, उसका बैकग्राउंड जो भी आप लिख रहे हैं। उसके बाद एक हेडिंग है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। आप इंटरनेट कौन कौन से एडवर्टाइज, गूगल के एक पॉइंट बना लें, फेसबुक का, माई स्पेस, ईबे, iTunes, थोड़ी थ्योरी लिखे, उसके बाद पॉइंट लिखे, उसके बाद थोड़ी फिर थ्योरी लिख लें। इस तरह फिर आप हेडिंग दें टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, और उसके बाद उसके आगे उसके जो भी थ्योरी है वो लिख दें। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर छोटा है तो वहाँ आपको जो हेडिंग वगैरह भी बनाने की कोई। तो यह हमारा मेमोरेंडम क्या था, वो आपको ऑलरेडी मेमोरेंडम क्या था, उसका पर्पस क्या था, उसको लिखते कैसे, उसके पार्ट कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम जो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप समझें वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर आप मजीद किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो कमेंट्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।